हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में आप सबों का बहुत बहुत वेलकम। मैं आपको बता दूं आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए जो इस बार सचिवालय का फॉर्म भरे हुए हैं या भरना चाह रहे हैं, ठीक है। और स्पेशल उस सब स्टूडेंट के लिए जो ऑप्शनल पेपर में उर्दू चूज किए हुए हैं। मैं आपको बता दूँ कि उर्दू से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 300 मार्क्स का, और उसमें एक चैप्टर है नया कानून, और वहाँ से भी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बना करके लाएँ नया कानून से रिलेटेड। तो वैसे स्टूडेंट जो उर्दू चूज किए हैं, एकदम बेसब्री से, एकदम ईमानदारी से इस वीडियो को आप देखेंगे शुरू से आखिर तक। मुझे उम्मीद है कि पूरा A to Z टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ हम बताना चाहते हैं, उसको आप थोड़ा सा गौर से सुनेंगे। मैं आपको बता दूं कि नया कानून ये जो है सो ऑरली एक बार सुन लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा। एज ए स्टोरी टाइप का है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, और मैं आपको बता दूं एकदम स्टोरी बाय स्टोरी हम पढ़ते जा रहे हैं। आप इसको आराम से ईमानदारी से सुनते चल जाएंगे। फिर इस चैप्टर का जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम एक एक करके प्रैक्टिस करवाएंगे, बशर्ते पहले आप स्टोरी सुनेंगे। ये स्टोरी जो स्टार्ट होता है, इस चैप्टर का नाम है नया कानून। इस चैप्टर का नाम ही है नया कानून, और इसको जो स्टार्ट करने वाले, इसको जो राइटर हैं, वो एक राइटर है जिसका नाम है शहादत हुसैन, है ना, मिंटो, शहादत हुसैन मिंटो। इन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है, जिनका जन्म जो है सो 1912 ईस्वी में हुआ था। 1912 में हुआ था, पंजाब के लुधियाना शहर में। पंजाब डिस्ट्रिक्ट है लुधियाना में, लुधियाना के पंजाब शहर में इसका जन्म हुआ था। और इसका जो डेट हुआ था, है ना, मृत्यु हुआ था 1995 में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका राइटर कौन है। तो शहादत हुसैन मिंटो इसका राइटर है। 1912 में इसका बर्थ हुआ था, और डेथ जो हुआ था 1995 में हुआ था। एक चीज़ और ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि इसका जो है पैदाइश जो हुआ था लुधियाना पंजाब में हुआ था, और इसका दीनी तालीम जो हुआ था अमृतसर में हुआ था, ठीक है। दीनी तालीम जो हुआ था अमृतसर में हुआ था, और आला तामीर, है ना, और ज़्यादा तामील जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने ये किया था, अलीगढ़। तो दीनी तालीम जो है वो क्या हुआ था अमृतसर, बट आला तामीर हायर एजुकेशन के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गए हुए थे, ठीक है। अगला अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किस खानदान से ताल्लुकात रखता है, तो मैं आपको बता दूं ये कश्मीर जो है सो खानदान ताल्लुकात रखता है ना, कश्मीर खानदान से ताल्लुकात रखता है। दूसरी बात एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये जो है सो एक तरह से राइटर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग लिखा हुआ है, जिसमें से बहुत सारे राइटर, इसका एक बुक है राइटर, है ना, स्टोरी, कहानी का ये उर्दू मतलब होता है अफसाना। तो ये ढेर सारा अफसाना को लिखा हुआ, कहानी को लिखा है, जिसमें से नया कानून अफसाना एक है ना। और दूसरी बात है टोबो टैक्सीन और शिया हासिया, ये सब तीन जो है इम्पोर्टेंट इसके अफसाने हैं, नया कानून, टोबो टैक्सीन और शिया हासिया। तो खैर चैप्टर में हम लोग को आगे मिलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये कि स्टोरी किस टाइप का है। तो चलिए हम लोग बगैर देर किए हुए स्टोरी को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये नया कानून जो लिखने वाला है शहादत हुसैन मंटो, ये मंगू कोचवान है ना, एक क्या है करेक्टर है, उसके बारे में पूरा चैप्टर में मंगू कोचवान पर रन करेगा। मंगू कोचवान एक करेक्टर है, एक आदमी है जो क्या करता है, तांगा चलाता है। अब ये तांगा क्या होता है, जितने सारे घोड़े गाड़ी पहले चलते थे सवारी को ढोने के लिए, आजकल हम लोग रिक्शा कह सकते हैं, रिक्शा तो आ गया ये, बट उस समय क्या होता था, तांगा चलता था। वो ज़माने की बात है, ब्रिटिश ज़माने की बात है, जब इंडिया गुलाम हुआ करता था, ठीक है। तो ये स्टोरी एकदम सिंपल सी बात है, हम इसको पढ़ के सुना देते हैं, आप आराम से सुन जाएंगे। तो नया कानून में जो मेन करेक्टर आपको ओबे करेगा वो मंगू कोचवान, जो क्या कराता है, तांगा चलाता है ना, रिक्शा चलाता है, घोड़े गाड़ी चलाता है, समझ में आ रहा ना। दूसरी बात, इसमें गोरे को जिक्र किया गया है, मीन्स अंग्रेज को, ब्रिटिश शासन को, है ना, ये इस चैप्टर में पूरा जिक्र किया गया है। इस चैप्टर में दिखाया ये गया है कि जब ब्रिटिश का गुलाम इंडिया था तो कितने गोरे लोगों से कितने लोग नफरत करते थे, खास करके मंगू चौहान। इसी के बारे में पूरा चैप्टर को रन करता है। इसमें से मंगू कोचवान कहा यह जाता है कि जरा सा भी पढ़ा लिखा नहीं था, इसके बावजूद भी लोग, इसको लगता था दुनिया में कोई भी घटना होता था इसको पता होता था और इसके बातों पर लोग विश्वास भी करते थे, क्योंकि ये तांगा चलाता था और बहुत सारे पैसेंजर आते थे, तो उसके बातों को ये गौर से सुनता था और अपने मोहल्ले दोस्तों पार्टनर में आकर के ये चर्चा करता था।
और हकीकत ये बात सही भी हो जाता था। लोग इस पर विश्वास करता था कि हाँ भाई ये जो बोल रहा है वो बहुत सही बात बोल रहा है, अच्छा बात बोल रहा है, ठीक है। लेकिन इसको पता था कि गोरे वालों से, ब्रिटिश से लोग बहुत तंग आ गया था, चूँकि बहुत सारे लोगों को परेशानी में नहीं करता था। तो इसको पता था कि 1 अप्रैल जो है सो नया साल आने वाला है और नया कानून आने वाला है 1 अप्रैल को, इसीलिए हम लोग का जितना सारा हिंदुस्तानी है उसका ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। ये इस खुशी में पूरा ये क्या करता है, अपन क्या कर सकता है, पूरे खुश रहता है, लोगों को सुनाते फिरता है। पूरा चैप्टर जो है सो रन इसी पे करता है। चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है, बगैर देर किए हुए। चैप्टर कुछ इस तरह से है, नया कानून। मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद आदमी समझा जाता था, समझ आ रहा है। गो उसकी तालीमी हैसियत सिफर के बराबर थी, मतलब बहुत कम इसका हैसियत दीनी तामील था, और उसने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, लेकिन इसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था, समझ आ रहा है। अड्डे के वो तमाम कोचवान जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगू की वसी मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, ठीक है। अगला अगर हम बात करें इसी के बाद में, पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी थी, तो उसने गामा चौधरी के चौड़े कंधे पर थपकी देकर कहा, मुदबिराना अंदाज में पेशगोई की थी, मतलब बताया था, डिस्कस किया था कि देख लेना गामा चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन के अंदर जंग छिड़ जाएगी। मैं आपको बता दूं यहाँ एक क्वेश्चन पूछेगा, एक बहुत करेक्टर है कि गामा चौधरी कौन है। तो किसके कंधे पर मंगू चौहान ने क्या किया था, बताया था कि जंग छिड़ जाएगी स्पेन में। तो इसका ऑप्शन जो होगा गामा चौधरी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। गामा चौधरी एक नया करेक्टर आया और एक सवारी था, इसके ना एक दोस्त था, इसके कंधे पर थपथपाया था और बोला देख लेना चौधरी कि स्पेन में जंग छिड़ जाएगा, ठीक है। आगे थोड़ा सुनते चल जाएंगे, गामा चौधरी कौन था पता चल गया। आगे जब गामा चौधरी ने उससे ये पूछा था कि स्पेन कहाँ वाक़ है, तो उस्ताद मंगू ने बड़ी मितानत से जवाब दिया था, विलायत में, और कहाँ, है ना। स्पेन की जंग छिड़ी और आखिर ये हुआ कि स्पेन में जंग छिड़ ही गया। और जब हर शख्स को पता चल गया तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगू की बड़ाई का एतराफ़ कर रहे थे कि हाँ भाई ये जो बोलता है वो सही बोलता है। और उस्ताद मंगू उस वक्त माल रोड की चमकीली सतह पर तांगा चलाते हुए किसी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादलाए ख्याल कर रहा था, ठीक है। उस रोज़ शाम के करीब जब वो अड्डे में आया तो उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर तिमतिमाया हुआ था। हुक्के का दौर चलते चलते जब हिंदू मुस्लिम फसाद की बात छिड़ी तो उस्ताद मंगू ने सर पर से खाकी पगड़ी उतारी और बगल में दाब कर बड़े फकीराना लफ्ज़े में, मतलब उदास होकर के कहा, ये किसी पीर की बद्दुआ का नतीजा है कि आए दिन हिंदुओं और मुसलमानों में चाकू छुरियां चलती रहती है। और मैंने अपने बड़ों से सुना है कि अकबर बादशाह ने किसी दुर्वेश का दिल दुखाया था और उस दुर्वेश ने जल कर ये बद्दुआ दी थी, जा तेरे हिंदुस्तान में हमेशा फसाद ही होते रहेंगे। और देख लो जब से अकबर बादशाह का राज ख़त्म हुआ है, हिंदुस्तान में फसाद पर फसाद होते रहते हैं। ये कहकर उसने ठंडी सांस भरी और फिर हुक्के का दम लगाकर अपनी बात शुरू की। ये कांग्रेसी हिंदुस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं। मैं कहता हूँ अगर ये लोग 1000 साल भी सर पटकते रहें तो कुछ ना होगा। बड़ी से बड़ी बात ये होगी कि अंग्रेज़ चला जाएगा और कोई इटली वाला आ जाएगा या वो रूस वाला, जिसकी बाबत मैंने सुना है कि बहुत तगड़ा आदमी है, लेकिन हिंदुस्तान सदा गुलाम ही रहेगा। हाँ, मैं ये कहना भी भूल गया कि पीर ने यह भी बद्दुआ भी दी थी कि हिंदुस्तान पर हमेशा बाहर के आदमी राज करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए आगे चैप्टर थोड़ा इस तरह से है, उस्ताद मंगू को अंग्रेजों से बड़ी नफरत थी। क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों नफरत था। उस्ताद मंगू जो है, कोचवान जो है, उसको अंग्रेज़ों से बड़ी नफ़रत थी और इस नफ़रत का सबब तो वो ये बतलाया करता था कि वो हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं,
क्वेश्चन पूछेगा कि उसको गोरे चमड़ी वाले से क्यों नफरत था, इसका आंसर होगा कि वो हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते रहते थे, इसलिए उस पर नफरत थी। और तरह तरह के जुल्म ढाते, मगर उसके तनफुर की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वह छावनी के गोरे से बहुत सताया करते थे, है ना। मतलब उसको और भी टेंशन था कि छावनी का जो गोरा था अंग्रेज उसको बहुत सताया करता था। वो उसके साथ ऐसा सलूक करते थे गोया वो एक जलील कुत्ता है ना। इसके अलावा उसे उनका रंग भी बिल्कुल पसंद ना था। जब कभी वो गोरे के सुर्ख व सफ़ेद चेहरे को देखता तो उसे मतली आ जाती। न मालूम क्यों वो कहा करता था कि उनके लाल झुर्रियों भरे चेहरे देखकर मुझे वो लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म पर से ऊपर की झिल्ली गल गल कर झड़ रही हो। मतलब अंग्रेज को ये ताना दे रहा है, अपने दिल में ये कर रहा है। जब किसी शराबी गोरे से उस झगड़ा हो जाता, कहा जाता है कि जब किसी शराबी गोरे से उसका झगड़ा हो जाता तो सारा दिन उसकी तबीयत मुकद्दर रहती, है ना। और वो शाम को अड्डे में आकर हल मार्का सिगरेट पीता या हुक्के के कस लगाते हुए उस गोरे के जी भर कर सुनाया करता। ये मोटी गाली देने के बाद वो सुनाया, है ना, ये मोटी गाली देने के बाद वो अपने सर को ढीली पगड़ी समेत झटका देकर कहा करता था, आग लेने आए थे अब घर के मालिक ही बन गए, है ना। आग लेने आए थे अब घर के मालिक ही बन गए, नाक में दम करके रखा है इन बंदरों की औलादों ने। यूँ रौब गांठते गोया हम उनके बावा के नौकर हैं। इस पर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता था जब तक उसका कोई साथी उसके पास बैठा रहता और अपने सीने के आग उगलता रहता। मतलब उसमें दोस्त पार्टनर में पूरा उगलते रहता था। शक्ल देखते होना तुम उसकी, जैसे कोढ़ हो रहा है, बिल्कुल मुर्दार, एक धप्पे की मार और पीठ यूं बक रहा था जैसे मार ही डालेगा। तेरी जान की कसम पहल जी में आई कि मलऊन की खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दूं, लेकिन इस ख्याल से टल गया कि इस मरदूद को मारना अपनी हतक है। ये कहते कहते वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और नाक को खाकी कमीज से साफ करने के बाद फिर बड़बड़ाने लग जाता है। कसम है भगवान की, इन लॉर्ड साहबों के नाज उठाते उठाते तंग आ गया हूँ। जब कभी इनका मनहूस चेहरा देखता हूँ रगों में खून खोलने लग जाता है। कोई नया वानून बने तो इन लोगों से निजात मिले, तेरी कसम जान में जान आ जाए, है ना। वो अपने आप में सोच रहा है। और जब एक रोज उस्ताद मंगू ने ये क्वेश्चन पूछेगा, कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियों लादी और उनकी गुफ्तगू से उसे पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन का निफाज होने वाला है, तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। क्वेश्चन पूछेगा किससे पता चला था, तो 2 सवारियों से जो है ना कचहरी के ओर से मिला था। 2 मारवाड़ी जो कचहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे, घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के मुतालिक आपस में बातचीत कर रहे थे। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों जो है सो किससे बात कर रहे थे। 2 मारवाड़ी किससे बात कर रहा था, किससे रिलेटेड, तो ये बात किया था आइन यानी इंडिया एक्ट के मुताबिक ये बात कर रहे थे। सुना है कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा, क्या हर चीज़ बदल जाएगी? हर चीज़ तो नहीं बदलेगी, मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिल जाएगी, है ना। ये सब चर्चा कर रहा है। क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा, पूछता है ना। ये पूछने की बात है, कल किसी वकील से दरियाफ्त करेंगे। इन मरवाड़ियों की बातचीत उस्ताद मंगू ने दिल में नाकाबिले बयान खुशी पैदा कर रही थी। वो अपने घोड़े को हमेशा गालियाँ देता था और चाबुक से बहुत बुरी तरह पीटा करता था, मगर उस रोज़ वो बार बार पीछे मुड़कर मारवाड़ियों की तरफ देखता और अपनी बड़ी हुई मूँछों के बाल एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ ऊंचे करके घोड़े की पीठ पर बागें ढीले करते हुए बड़े प्यार से कहता, चल बेटा जरा हवा से बातें करके दिखाई दे। मतलब जब इसको लगा कि 1 अप्रैल को जो सो नया कानून आने वाला, तो पूरा खुश हो गया था भाई। इससे पहले जो सो अपने घोड़े पर बहुत ज़्यादा पीटता था, बट आज तो खुश था।
चल बेटा जरा हवा से बातें करके दिखा, अपने घोड़े को बोल रहा है। मारवाड़ियों को उनके ठिकाने पहुंचाकर उसने अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर आध सेर दही की लस्सी पीकर एक बड़ी ढकार ली और मोछे को मुंह में दबाकर उनको चूसते हुए ऐसे ही बुलंद आवाज में कहा, हिम्मत तेरी ऐसी तैसी। शाम को जब वो अड्डे को लौटा तो खिलाफ मामूल उसे वहाँ अपनी जान पहचान का कोई आदमी ना मिल सका। ये देखकर उसके सीने में एक अजीब और गरीब तूफान बर्फ हो गया था कि आज वो एक बड़ी खबर अपने दोस्तों को सुनाने वाला था, बहुत बड़ी खबर। और इस खबर को अपने अंदर से निकालने के लिए वो शख्स मजबूर हो रहा था, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं, है ना। मतलब सुनाना बेचैन हो गया था, मतलब इसके दिल में जो भी रहता था इसको सुनाना मजबूरी पड़ जाता था। आध घंटे तक वो चाबुक बगल में दबाए स्टेशन के अड्डे की आहनी छत के नीचे बेकरारी की हालत में टहल रहा था। उसके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे थे। नए कानून के निफाज की खबर ने उसको एक नई दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया था। वो इस नए कानून के मुतालिक जो 1 अप्रैल को हिंदुस्तान में नाफिज होने वाला था, अपने दिमाग की तमाम बत्तियां रोशन करके गौरव फिक्र कर रहा था। उसके कानों में मरवाड़ी का ये अंदेशा, क्या ब्याज के मुताबिक भी कोई नया कानून पास होगा, बार बार गूंज रहा था और उसके तमाम जिस्म में मुशर्रत की एक लहर दौड़ रहा था। कई बार अपनी घनी मूँछों के अंदर हंसकर उसने मारवाड़ियों को गाली भी दी। गरीबों की कुटिया में घुस हुए खटमल, नया कानून उनके लिए खोलता हुआ पानी होगा, है ना। वे बेहद मसरूर था। ख़ासकर उस वक्त उसके दिल को बहुत ठंडक पहुंचती जब वो ख्याल करता कि गौरों सफ़ेद चूहों वो उनको इसी नाम से याद किया करता था। क्वेश्चन पूछेगा किससे वो याद करता था, है ना, तो गौरों या सफ़ेद चूहों कि थुथुनिया नए कानून के आते ही बिलों में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। ठीक है, अपने दिल में कर रहा है। जब नथु गंजा पगड़ी बगल में दबाए अड्डे में दाखिल हुआ तो उस्ताद मंगू बढ़कर उससे मिला और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बुलंद आवाज़ से कहने लगा, ला हाथ इधर, ऐसी खबर सुनाओ कि जी खुश हो जाएगा, तेरी इस गंजी खोपड़ी पर बाल आ जाएगा, है ना, उसको बोलता है। और ये कहकर मंगू ने बड़े मज़े लेकर नए कानून के मुतालिक अपने दोस्त से बातें शुरू कर दी। दौरान गुफ्तगू में उसने कई मर्तबा नत्थु गंजे के हाथ पर जोर से अपना हाथ मारकर कहा, तू देखता रह क्या बनता है ये रूस वाला बादशाह, कुछ ना कुछ ज़रूर करके रहेगा, है ना। उस्ताद मंगू मौजूदा सोवियत निज़ाम की इश्तिराकी सरगर्मियों के मुतालिक बहुत कुछ सुन चुका था। ठीक है, और उसे वहाँ के नए कानून और दूसरी नई चीज़ें बहुत पसंद थी। इसीलिए उसने रूस वाले बादशाह को इंडिया एक्ट यानी जदीद आइन के साथ मिला दिया और 1 अप्रैल को पुराने निज़ाम में जो नई तब्दीलियाँ होने वाली थी वो उन्हें रूस वाले बादशाह के असर का नतीजा समझता था। कुछ अरसे से पेशावर और दिगर शहरों में सुर्ख पोशों की तहरीक जारी थी। मंगू ने इसी तहरीक को अपने दिमाग में रूस वाले बादशाह और फिर नए कानून के साथ खलत मलत कर दिया। इसके अलावा जब कभी वो किसी से सुनता कि फुला शहर में बम साज पकड़े गए हैं या फुला जगह इतने आदमियों पर बगावत के इल्ज़ाम मुकदमा चलाया गया है, तो इन तमाम वाक़ियात को नए कानून का पेशखेमा समझता और दिल ही दिल में पूरा खुश होता था, है ना। एक रोज़ उसके तांगे में 2 बैरिस्टर बैठे। अब देखिए, उसके तांगे में एक दिन 2 बैरिस्टर बैठे, नए आईने पर बड़े ज़ोर से तबादलाए ख्याल कर रहे थे और वो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। उनमें से एक दूसरे से कह रहा था, जदीद आइन का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आ सका। फेडरेशन दुनिया की तारीख में आज तक ना सुनी ना देखी गई है। सियासी नज़रिया से भी ये फेडरेशन बिल्कुल गलत है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये कोई फेडरेशन है ही नहीं, ना। इन बैरिस्टरों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें बेशतर अल्फाज
अंग्रेज़ी के थे, इसलिए उस्ताद मंगू सिर्फ ऊपर के जुमले ही को किसी कदर समझा और उसने कहा, ये लोग हिंदुस्तान में नए कानून की आमद को बुरा समझते हैं और ना ही चाहते हैं कि इनका वतन आज़ाद हो, है ना। ये समझा, पुराने समझ। चुनांचे इस ख्याल के ज़ेर ए असर उसने कोई मर्तबा इन दो बैरिस्टरों को हकारत की निगाहों से देखकर कहा, टूडी बच्चे, है ना, टुड्डी बच्चे कहा था, ध्यान रखेंगे। जब कभी वो किसी को दबी जुबान में टूडी बच्चा कहता तो दिल में ये महसूस करके बड़ा खुश होता कि उसने इस नाम को सही जगह इस्तेमाल किया है और ये कि वो शरीफ आदमी और टूडी बच्चे की तमीज़ करने की अहलियत रखता है। इस वाक़े के तीसरे रोज़ वो गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तलबा को अपने टांगों में बिठाकर मजनग जा रहा था कि उसने इस 3 लड़कों को आपस में ये बातें करते हुए सुना, नए आइन ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अगर साहब असेंबली के मेंबर हो गए तो किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजिमत ज़रूर मिल जाएगी। वैसे भी बहुत सी जगहें और निकलेंगी, शायद इसी गड़बड़ में हमारे हाथ भी कुछ आ जाए। हाँ, क्यों नहीं। वो बेकार ग्रेजुएट जो मारे फिर रहे हैं, इनमें कुछ तो कमी होगी। इस गुफ्तगू ने उस्ताद मंगू के दिल में जदीद आइन की अहमियत और भी बढ़ा दी। वो उसको ऐसी चीज़ समझने लगा जो बहुत चमकती हो। नया कानून वो दिन में कई बार सोचता, यानी कोई नई चीज़, और हर बार उसकी नज़रों के सामने अपने घोड़े का वो साज आ जाता जो उसने 2 बरस हुए चौधरी खुदा बख्श से अच्छी तरह के ठोंक बजाकर खरीदा था। इस साज पर जब वो नया था, जगह जगह लोहे की निकली हुई कीलें चमकती थीं और जहाँ जहाँ पीतल का काम था वो तो सोने की तरह दमकता था। इस लिहाज से भी नए कानून का दरख्शां और ताबा होना ज़रूरी था। 1 अप्रैल तक उस्ताद मंगू ने जदीद आइन के ख़िलाफ़ और उसके हक़ में बहुत कुछ सुना, मगर उसके मुतालिक जो तसव्वुर वो अपने जहन में कायम कर चुका था बदल ना सका। वो समझता था कि 1 अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ़ हो जाएंगे और उसको यकीन था कि उसकी आमद पर जो चीज़ें नज़र आएंगी उनसे उसकी आँखों को ठंडक पहुँचेगी। आखिरकार मार्च के 31 दिन ख़त्म हो गए और अप्रैल के शुरू होने में रात के चंद खामोश घंटे बाकी रह गए। मौसम खिलाफ मामूल सर्द था और हवा में ताजगी थी। 1 अप्रैल को सुबह सवेरे उस्ताद मंगू उठा और अस्तबल में जाकर घोड़े को जोते और बाहर निकल गए। उसकी तबीयत आज गैर मामूली तौर पर मसरूर थी। वो नए कानून को देखने वाला था। उसने सुबह के सर्द धुंधल में कई तंग और खुले बाज़ारों को चक्कर लगाया, मगर उसे हर चीज़ पुरानी नज़र आई। आसमान की तरह पुरानी उसकी निगाहें आज ख़ास तौर पर नया रंग देखना चाहती थी, मगर सिवाय उस कलगी के जो रंग बिरंग के परों से बनी थी और उसके घोड़े के सर पर जमी हुई थी, और सब चीज़ें पुरानी नज़र आती थी। ये नई कलगी उसने नए कानून की खुशी में यकूम मार्च को चौधरी खुदा बख्श से 14.5 आना में खरीदी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कलगी जो था, नए घोड़े की जो नया कलगी था, कितने में खरीदा था और किससे खरीदा था। खुदा बख्श से खरीदा था 14.5 आने में, ठीक है। घोड़े की टापों की आवाज़, काली सड़क और उसके आसपास थोड़ा थोड़ा फासिला छोड़कर लगाए हुए बिजली के खंभे, दुकानों के बोर्ड, उसके घोड़े के गले में पड़े हुए घुंघरू की झंझनाहट, बाज़ार में चलते फिरते आदमी, इनमें से कौन सी चीज़ें नई थी? जाहिर है कि कोई भी नहीं, लेकिन उस्ताद मंगू मायूस नहीं था, क्योंकि इसको लग रहा था कि भाई 1 अप्रैल को सब कुछ नया देखने को मिलेगा, नया सवेरा होगा, बट इसको कुछ नया दिख ही नहीं रहा था, है ना। सिर्फ और सिर्फ अपने दिल में ये बैठा चुका था, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं था भाई, ठीक है। लेकिन एक ही चीज़, नया चीज़ दिखता था कि इसके घोड़े के नए कलगी जो 14.5 आने में खरीदा था। अभी बहुत सवेरा है, अपने दिल को पेशेंस रख के, दिल पेशेंस बांध करके ही बोल रहे हैं कि अभी बहुत सवेरा है, दुकानें भी तो सब बंद है ना। इस ख्याल से उसे तस्कीन थी, एक उम्मीद थी। इसके अलावा वो ये भी सोचता था
हाई कोर्ट तो 9 बजे के बाद ही काम शुरू होता है ना, अभी तो वक्त है। अब इससे पहले नए कानून का क्या नज़र आएगा, ये सब अपने सोच करके अपने दिल में संतावना दे रहा है। क्योंकि सुबह सुबह जो है सो एक नया कानून का जो सो किसी में कोई चेंजिंग नज़र नहीं आता। जब उसका तांगा गवर्नमेंट और कॉलेज के दरवाजे के करीब पहुंचा तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़ी रौनक से 9 बजाया। जो तलबा कॉलेज के बड़े दरवाजे से बाहर निकल रहे थे खुशपोश थे, मगर उस्ताद मंगू को ना जाने उनके कपड़े मेले मेले से क्यों नज़र आए। शायद उसकी वजह ये थी कि उसकी निगाहें आज किसी खैर कुन जलवे के नज़ारा करने वाली थी। तांगे को दाएं हाथ मोड़कर वो थोड़ी देर के बाद फिर अनारकली में था। बाज़ार की आधी दुकानें खुल चुकी थी और अब लोगों की आमद और रफ्त भी बढ़ गई थी, मतलब आना जाना बढ़ गया था। हलवाई की दुकानें पर ग्राहकों की खूब भीड़ थी। मिनहारी वालों की नुमाइशें चीज़ें शीशे के अलमारियों में लोगों के दावतें नज़ारा दे रही थी और बिजली के तारों पर कई कबूतर आपस में लड़ झगड़ रहे थे। मगर उस्ताद मंगू के लिए इन तमाम चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो चाहता था कि क्या नया सवेरा हो। वो नए कानून को देखना चाहता था, ठीक उसी तरह जिस तरह वो अपने घोड़े के देख रहा था, है ना, वो नया कानून देखना चाह रहा था। जब उस्ताद मंगू के घर में क्योंकि इसके पास सब्र नाम का चीज़ होता नहीं था। मंगू एक तरह से बेसब्र है, इसके दिल में जो आता था वो पकना, उसको लग रहा था कि कल हो भाई, आज ही क्यों नहीं हो। जैसे इसके लिए क्या हुआ था, बहुत राइटर ने बहुत अच्छा चीज़ बताया कि जब उस्ताद मंगू के घर में बच्चा पैदा होने वाला था तो उसने 4-5 महीने बड़ी बेकरारी से गुजारे थे। उसको यकीन था कि बच्चा किसी ना किसी दिन ज़रूर पैदा होगा, मगर वो इंतज़ार की घड़ियां नहीं काट सकता था। वो चाहता था कि अपने बच्चे को सिर्फ एक ही नज़र देख ले, इसके बाद वो पैदा होता रहे जब पैदा होना। चुनांचे इसी गैर मगलूब ख्वाहिश के जो जेर असर उसने कई बार अपनी बीमार बीवी के पेट को दबा दबा कर उसे इसके ऊपर कान रखकर अपने बच्चे के मुतालिक कुछ जानना चाहता था, मगर नाकाम रहा था। एक मर्तबा वो इंतज़ार करते करते इस कदर तंग आ गया था कि अपने बीवी पर बरस पड़ा था और बोला था, तू हर वक्त मुर्दे की तरफ पड़ी रहती है, उठ जरा, चल, फिर तेरे अंग में थोड़ी सी ताकत होएगी। यूँ तख्ता बने रहने से कुछ ना हो सकेगा। तो समझती है ना कि इस तरह लेटे बच्चा जन्म देगी। उस्ताद मंगू तबअन बहुत जल्दबाज वाक़े हुआ था। हर सबब की अमली तस्कील देखने के ख्वाहिशमंद था, बल्कि मुतजस्सिस था। वह उसकी बीवी का नाम गंगा, वे उसकी इस किस्म की बेकरारियों को देखकर आम तौर पर ये कहा करती थी, अभी कुआं खोदा नहीं गया और प्यास से, है ना, ढिकाल हो रहे हो। कुछ भी हो, मगर उस्ताद मंगू नए कानून के इंतज़ार में इतना बेकरार नहीं था जितना कि उसे अपनी तबीयत के लिहाज से होना चाहिए था। वो नए कानून को देखने के लिए घर से निकलता था, ठीक इसी तरह जैसे वो गांधी या जवाहरलाल के जुलूस का नज़ारा करने के लिए निकला करता था। लीडरों के अज़मत का अंदाज़ा उस्ताद मंगू हमेशा उनके जुलूस के हंगामों और उनके गले में डाले हुए फूलों के हारों से किया करता था। अगर कोई लीडर गेंदे के फूलों से लदा होता, उस्ताद मंगू के नज़दीक वो बड़ा आदमी था, और अगर किसी लीडर के जुलूस में भीड़ के 2-3 फसाद होते रह जाएंगे तो उसकी निगाह में वो और भी बड़ा था। अब नए कानून को वो अपने जहन में इसी तराजू में तौलना चाहता था। अनारकली से निकलकर वो माल रोड की चमकीली सतह पर अपने तांगे को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था कि मोटरों की दुकान के पास उसे छावनी की एक सवारी मिल गई, है ना। किराया तय करने के बाद उसने अपने घोड़े को चाबुक दिखाया और दिल में ख्याल किया, चलो ये भी अच्छा हुआ, शायद छावनी ही से ये नए कानून का कुछ पता चल जाए। छावनी पहुंचकर उस्ताद मंगू ने सवारी को उसकी मंजिल मकसूद पर उतार दिया और जेब से सिगरेट निकालकर बाएं हाथ की आखिरी 2 अंगुलियों में दबाकर सुलगाया और पिछली नशिस्त के गद पर बैठ गया, मतलब पीछे सीट पर बैठ गया। जब उस्ताद मंगू को किसी सवारी को तलाश नहीं होती थी
या उसे किसी बीते हुए वाक्य पर गौर करना होता था तो वो आमतौर पर अगली नाशित छोड़ करके पीछे वाला नाशित पर सीट पर बैठ जाता था। इत्मीनान से बैठकर अपने घोड़े की बातें बागें दाएं हाथ के गिर्द लपेट लिया करता था। ऐसे मौके पर उसका घोड़ा थोड़ा सा हिनहिनाने के बाद बड़ी बड़ी धीमी चाल चलना शुरू कर देता था, गोया उसे कुछ देर के लिए भाग दौड़ से छुट्टी मिल गई हो। घोड़े की चाल और उस्ताद मंगू के दिमाग में ख्यालात की आमद बहुत सुस्त थी। जिस तरह घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था, उसी तरह उस्ताद मंगू के जहन में नए कानून के मुतालिक नया क्याशात दाखिल हो रहे थे। वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तारीखे पर गौर कर रहा था। वो इस काबिल एक गौर बात को आइन ए जदीद की रोशनी में देखने की सही कर रहा था। वो इस सोच विचार में गर्क था। उसे यूं मालूम हुआ जैसा कि सवारी ने उसे बुलाया है। पीछे पलट कर देखने से उसे सड़क के इस तरफ दूर बिजली के खंभे के पास एक गोरा खड़ा नजर आया जो उसे हाथ से बुला रहा था। जैसा कि बयान किया जा चुका है, उस्ताद मंगू को गोरों से बेहद नफरत थी। जब उसने अपनी ताज़ा गाहक को गोरे की शक्ल में देखा तो इसके दिल में नफरत के जज्बात बेदार हो गए। पहले तो उसके जी में आई कि बिल्कुल तवज्जो ना दें और उसको छोड़ कर चला जाए, मगर बाद में उसको ख्याल आया उनके पैसे छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। कलगी पर जो मुफ्त में 14.5 आने खर्च दिए हैं उनकी जेब से ही वसूल करने चाहिए। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से टांग मोड़कर उसने घोड़े के चाबुक दिखाया और आंख झपकने में वो बिजली के खंभे के पास था। घोड़े की बागें खींचकर उसने तांगा ठहराया और पिछली नशिस्त पर बैठे गोरे से पूछा, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है ना। इस सवाल में बड़ा तंजिया अंदाज था। साहब बहादुर कहते वक्त उसका ऊपर का मूछा भरा होंठ नीचे की तरफ खींच गया था और पास ही गले के इस तरह से मध्यम सी लकीर नाक के नथुने से ठोड़ी के बलाई हिस्से तक चली आ रही थी। एक लर्जिश के साथ गहरी हो गई, गोया किसी ने नोकीले चाकू से शीशम की सांवली लकड़ी में धारी डाल दी है। इसका सारा चेहरा हंस रहा था और अपने अंदर उसने इस गोरे को सीने के आग में जलाकर भस्म कर डाला था। मतलब ये लफ्ज़ से वो बोला था, इसको लग रहा था कि मतलब उसको चीड़ दें, है ना। मतलब उसको फेस से लग रहा था कि बहुत अच्छा चीज़ बोला, बट अंदर में उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या था, ईर्ष्यालु था। जब गोरे ने जो बिजली के खंभे के ओट में हुआ का रुख बचाकर सिगरेट सुलगा रहा था, मुड़कर तांगे के पायदान की तरफ कदम बढ़ाए तो अचानक उस्ताद मंगू की और उसकी निगाहें चार हुई मिली और ऐसा मालूम हुआ कि बेवक्त आमने सामने की बंदूकों से गोलियां खारिज हुई है। मतलब दोनों जब आंखें से मिलने लगा कि दोनों आपस में एक तरह से ये हुआ और आपस में टकरा कर एक तिनसी बगुला बिनकर ऊपर को उड़ गए। मतलब दोनों आपस में गुस्सा रहा था, है ना। उस्ताद मंगू जो अपने दाएं हाथ से बाग के बिल खोलकर टांगों पर से नीचे उतरने वाला था, अपने सामने खड़े गोरे को यूं देख रहा था गोया वो इसके वजूद के ज़र्रे ज़र्रे को अपनी निगाहों से चबा रहा है और गोरा कुछ इस तरह अपनी नीली पतलून पर से गैर मुरई चीज़ें झाड़ रहा है, गोया वो उस्ताद मंगू के इस हमले से अपने वजूद के कुछ हिस्से को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है ना। गोरे ने सिगरेट का धुआं निगलते हुए कहा, जाना मांगता या फिर गड़बड़ करेगा। वो बोलता कि जाना मांगता या फिर गड़बड़ करेगा, है ना। वहीं ये लफ्ज़ उस्ताद मंगू के जहन में पैदा हुआ और उसकी चौड़ी छाती के अंदर नाचने लगे। वहीं इसने ये लफ्ज़ अपने मुंह के अंदर ही अंदर दोहराए और साथ ही उसे पूरा यकीन हो गया कि वो गोरा जो इसके सामने खड़ा था वही है जिसे ये पिछले बरस उस घींच हुई है। मतलब कुछ पिछले साल कुछ कभी एक और इस समय ताना चौकी हुआ था, मतलब ये हुआ था। और इस ख्वाह में के झगड़े में जिसका 22 गोरे
के दिमाग में चढ़ी हुई शराब थी। मतलब इससे पहले गोरा शराब पिया था, दोनों पिछले साल कुछ इस सब में तुम में हुआ था। इसे तोहन करहन बहुत सी बातें सहना पड़ी थी। उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, बल्कि इसके पुर्जे उड़ा दिए होते, मगर वो किसी खास मसलिहत की बना पर खामोश हो गया था। उसको मालूम था कि इस किस्म के झगड़ों में अदालत का नज़ला आमतौर कोचवानों ही पर गिरता है। ठीक है। उस्ताद मंगू ने पिछले बरस की लड़ाई और 1 अप्रैल के नए कानून पर गौर करते हुए गोरे से कहा, कहाँ जाना मांगता है? उस्ताद मंगू के लहजे में चाबुक ऐसी तेजी है ना, ऐसी तेजी थी। गोरे ने जवाब दिया, हीरा मंडी। किराया 5 रुपया होगा। उस्ताद मंगू ने मूछें थर्राई, है ना। ये सुनकर गोरा हैरान हो गया और चिल्लाया, 5 रुपये क्या तुम? हाँ हाँ 5 रुपये। ये कहते वो उस्ताद मंगू का दाहिना बालों भरा हाथ भंज कर एक वजनी घुस्से की शक्ल इख्तियार कर गया। क्यों जाते हो या बेकार बातें बनाओगे? उस्ताद मंगू का लहजा ज़्यादा सख्त हो गया। गोरा पिछले बरस के वाक़े को पेश नज़र रखकर उस्ताद मंगू के सीने के चौड़ाई नज़रअंदाज कर चुका है था। वो ख्याल कर रहा था कि उसकी खोपड़ी फिर खुजला रही है। इस हौसले अफजा ख्याल के ज़ेर असर वो तांगे की तरफ अकड़ कर बढ़ा और अपनी छड़ी से उस्ताद मंगू को तांगे पर से नीचे उतरने का इशारा किया। बेद कि ये पॉलिश की हुई पतली छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ 2-3 मरतबा छुई, मतलब मार दी, है ना। उसने खड़े खड़े ऊपर से पस्त कद गोरे को देखा गया। वो अपनी निगाहों के वजन ही से उसे पीस डालना चाहता था। फिर उसका घूंसा कमान में से तीर की तरह से ऊपर को उठा और चश्मा जदन में गोरे की ठुड्डी के नीचे जम गया। धक्का देकर उसने गोरे को परे है ना हटाया और नीचे उतरकर उसे धक्का धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। ससदर और मुतहैयर गोरे ने इधर उधर सिमट कर उस्ताद मंगू के वजनी घूंसों से बचने की कोशिश की, और जब देखा कि उसके मुखालिफ पर दीवानगी की सी हालत तारी है और उसकी आंखों में से शरारे बरस रहे हैं, तो उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। उसकी चीख पुकार से उस्ताद मंगू की बाहों का काम और भी तेज हो कर दिया था। वो गोरे को जी भर कर पीट रहा था और साथ साथ ये कहता जाता था, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूँ, 1 अप्रैल को भी वही अकड़ फूँ। है बचा लोग जमा हो गए और पुलिस के 2-2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़ाया। उस्ताद मंगू इन 2 सिपाहियों के दरमियान खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती फूली सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी, मुंह से झाग बह रहा था और अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से हैरतजदा मंजमा की तरह देखकर वो हाँफती हुई वो आवाज़ में कह रहा था, हो दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अभी नया कानून है मियाँ, नया कानून। और बेचारा गोरा अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ बेवकूफ़ों की मानिंद कभी उस्ताद मंगू की तरफ देखता तो और कभी हुजूम की तरह। उस्ताद मंगू को पुलिस के सिपाही थाने में ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में वो नया कानून चिल्लाता रहा था, मगर किसी ने एक ना सुनी। नया कानून क्या बक रहे हो, कानून वही पुराना है, और उसको हवालात में बंद कर दिया गया। ये था आपका चैप्टर नया कानून। ठीक है, तो ये जो उस्ताद मंगू था अपने जहन में बैठा लिया था नए साल के 1 अप्रैल की, बट ये कुछ होने वाला नहीं था। तो ये टोटल था नया कानून, है ना, शहादत हुसैन मंटू की एक स्टोरी जहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगले वीडियो में मिलेंगे, इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पूछे जाएंगे उस वीडियो में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में मिलते हैं।